सबको नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? एम ऑडिबल गाइस? क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई मी विथ a yes or a no. If I'm audible, then please reply with a yes or a thumbs up. We can start our today's session without any further delay. फटाफट बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थैंक यू फॉर द रिप्लाई। चलो हम लोग अपना टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो यू गाइज रिमेंबर कि हमने सीक्वेंस इन सीरीज टॉपिक स्टार्ट किया था, wherein we have discussed about what a arithmetic progression is, what is the nth term वाला फॉर्मूला फॉर arithmetic progression। उसके बाद हमने देखा था sum of n terms, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, एंड ऑल्सो वी डिड सम क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपका थोड़ा बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस वो भी करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। सो सिंस दिस इज आवर सेकंड लेक्चर फॉर सीक्वेंस इन सीरीज, सो टुडे वी विल बी सॉल्विंग सम बेटर लेवल क्वेश्चंस कंपेयर टू व्हाट वी हैव सॉल्व्ड इन आवर लास्ट सेशन, ठीक है। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं आज, एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई दिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो एक मोमेंटम बनाने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर मीन वगैरह सब डिस्कस करेंगे। चलो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, वो आप लिख लो पहले तो, ठीक है। सम ऐसा लिखो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहला, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होगा, जैसे एन है 1 2 3, इस तरह से आपके पास है, सपोज 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ऐसे एन तक है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप याद रखना, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है ये आपका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन इंटू एन प्लस 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो यू कैन डायरेक्टली रिप्लेस n विथ 50 एंड टेल योर आंसर, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया, सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी डूइंग दैट कि आप 1 + 2 + 3 + 4 50 तक कर रहे हो, रेदर यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 50 हियर। सो 50 into 51 डिवाइड बाय 2, 25। तो 50 टाइम्स 25 इज हाउ मच? 500। उसमें एक 25 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 525। सो द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट योर, सही है ना, 51 into 25 इज 525 ओनली। देख लेते हैं, 5 1 jar 5, 5 5 jar 25, 2 1 jar 2, 5 2 jar 10, 5 7 2, अच्छा सॉरी 1275 आएगा। वेट वेट वेट, मैंने थोड़ा गलत कैलकुलेट कर दिया। आंसर विल बी 1275, ठीक है, 1275। तो द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स विल बी 1275। तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट n इंटू एन प्लस 1/2। डन, इसको नोट कर लो फटाफट, बिकॉज ये सीक्वेंस इन सीरीज का ही एक पार्ट है, एंड दिस formulas which I will be giving you 5 formulas, ये not only in this topic, it will be used in several other topics, okay okay guys। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट पहले है, उसको कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड आपका है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एन है मेरा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर और प्लस ऐसा डॉट 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 जा रहा है n स्क्वायर तक,
तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कल को कि मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट 20 squares of first 20 natural numbers, so obviously you won't be doing 1 square plus 2 square plus 3 square till 20. Rather you will directly use this formula n by 6 into 2n plus 1 into n plus 1. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स. तो कौन सबसे पहले आंसर देगा? देखते हैं सबसे पहले हु इज द फर्स्ट EMR is here to answer this question. Sum of squares of first 20 natural numbers. So you simply have to put the value of n with 20 in the given formula and tell me the answer. I'm giving you 45 seconds here. Please tell me what the answer will be. And please reply me with any answer you are getting. Doesn't matter it is correct or not. ठीक है, but at least you have to keep answering. और ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. डायरेक्टली यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गिव मी द आंसर. If you don't have the access to your system directly, then you can ask your respective teachers to answer questions, reply on the chat. Hi. A very good evening to everyone जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है. ठीक है, नमस्ते एंड गुड इवनिंग. सो वी आर डूइंग दिस टॉपिक सीक्वेंस इन सीरीज, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑलरेडी डन. ठीक है, conceptual wise and property wise, and also we did some questions also, but today we will be solving some good level questions which were previously asked in competitive exams. ठीक है, and then we will start our geometric progression. तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं. हाँ, किसी का आंसर आया 2870. थैंक यू EMRS कपाराडा. ठीक है, तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, this has nothing to do with exactly sequence in series, but this is something which you will be using extensively in many other chapter. ठीक है, तो यहाँ पे बस s की जगह पे अगर मैं 20 पुट कर दूं तो 20/6 इंटू 21 इंटू 21 नहीं सॉरी, ये कितना आ जाएगा 41. ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 41 इंटू मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा 21. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 से 3, 2 से 10, 3 से यहाँ पे 7, तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 into 10. So ultimately I will get 2870. Very good. Thank you for the answer. Hi सबको hi who. ठीक है, तो आंसर विल बी 2870. वेरी इजी. थर्ड आपका पास सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ठीक है, n नेचुरल नंबर्स. फटाफट इसको भी लिख लेते हैं. एंड इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज इसका जो फॉर्मूला होता है वो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला के बराबर ही होता है. बस व्हाट वी डू इज वी टेक ए स्क्वायर ऑफ दैट दिस फॉर्मूला. एंड द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का n into n plus 1/2 था. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर विल बी नथिंग बट n into n plus 1/2, और उस पूरे के ऊपर क्या कर देना, स्क्वायर कर देना आप. ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरली लिख सकते हो कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा ये 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. फटाफट कौन आंसर बताएगा? स्पीड, आई वांट स्पीड ऑल्सो. फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. इनको अच्छे से नोट बना के रखना. दिस विल नॉट बी ओनली यूज्ड इन दिस चैप्टर बट ऑल्सो इन सेवरल अदर चैप्टर्स. ठीक है, दिस इज लाइक ए बेसिक मैथ्स आई एम टीचिंग यू हियर. What is the sum of the cubes of first 10 natural numbers? I mean, आपको निकालना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टिल 10 क्यूब, उसका सम बताना है. तो आंसर आ गया EMRS कपराडा. ओके, so only EMRS कपराडा is giving me answer. What about others? Okay, there are one is EMRS कपराडा and other is someone else is also giving the answer. Okay, because I want answer from each and every one of you guys. Only 1 or 2 EMR is answering. No, that will not work. सबको participate करना है आंसर्स करने में, because देखो at the end of the day you will be given questions in the exam, right? Concept सीख लो, formula learn कर लो,
लेकिन उनको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you will be asked questions in the exam. You will not be asked to write the formula for the sum of cubes of first n natural numbers. Rather, you will be asked to find the value. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली s की जगह सॉरी n की जगह कितना पुट कर देंगे 10. सो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आ गया 5, 55 का स्क्वायर. और आपको पता है ना, कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर निकालने के लिए आप 3 सेकेंड्स में निकाल सकते हो. नॉट 3 सेकेंड्स, ऑल्सो 2 सेकेंड. क्या करते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं. 5 का स्क्वायर 25. व्हाट कम्स आफ्टर 5? 6. तो 6 into 5 is how much? 30. So this is a short trick to find the square of any number ending with digit 5. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया 35 का स्क्वायर बताओ. अगर मैंने आपसे पूछ लिया सपोज कि मुझे 35 का स्क्वायर बताओ, तो 5 का स्क्वायर 25. व्हाट कम्स आफ्टर 3? व्हाट कम्स आफ्टर 3? 4. 4 into 3 12. 1225. अगर मैं आपसे 95 का स्क्वायर पूछता तो 5 का स्क्वायर 25. व्हाट कम्स आफ्टर 9? 10. तो 9 into 10 is 90. तो इसका आंसर आ जाएगा 9025. कैन एनीवन टेल मी द स्क्वायर ऑफ 105 within 5 seconds? Within 5 seconds, can someone tell me 105 का स्क्वायर? 1. वेरी गुड. 2, 3, 4, 5. ठीक है, बहुत बढ़िया. सो 5 का स्क्वायर 25. व्हाट कम्स आफ्टर 10? 11. 10 into 11 is 110. ठीक है, तो ये सिर्फ काम करता है फॉर नंबर्स एंडिंग विद डिजिट 5. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. दो और फॉर्मूला लिख लो. सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, जैसे आपके पास है 1 प्लस, सॉरी इवन बोला ना मैंने, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा. तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1. ठीक है, डायरेक्ट याद रखना. मैं आपसे पूछ लूं कि पहला 50 इवन नेचुरल नंबर का सम बताओ. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ 50 इंटू 51 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स. किसी को इसका फॉर्मूला पता है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है किसी को? जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा. इसका सम का फॉर्मूला किसी को पता है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स? डायरेक्टली फॉर्मूला इसका एक, इसका भी. एनीवन हियर इन दिस एंटायर ग्रुप नोज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स? एस लिख रहा है कोई? एस इक्वल टू क्या होगा फटाफट? एन स्क्वायर. सबसे इजी फॉर्मूला होता है इसी का. ठीक है, एन स्क्वायर सबसे इजी फॉर्मूला होता है इसी का. ठीक है, ये एन मेरा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं को वापस लिखने दो. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 50 नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो आंसर कितना होगा? 2500. विद इन 1 सेकेंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स. इफ आई आस्क यू टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर्स, आंसर कितना होगा? 30 का स्क्वायर 900. ठीक है, दिस इज दैट इजी. सो दिस 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिखवाया है वो सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा गाइस. दिस 5 प्रॉपर्टीज इज लाइक बेसिक मैथ्स, जो कहीं पे भी आपका किसी भी चैप्टर के साथ एसोसिएट किया जा सकता है आपका. ठीक है, चलो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक विच वी वर डूइंग, सीक्वेंस इन सीरीज के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं आपका. ठीक है, आज थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग जीपी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, फटाफट नोट करिए इसे. चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूलाज मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था लास्ट लेक्चर में. ऑल दोस प्रॉपर्टीज विल बी यूज्ड, लाइक एन टर्म वाला फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म्स n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वगैरह वगैरह जितने भी चीजें थी उन सबका एप्लीकेशन देखेंगे आज. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन द नंबर ऑफ
numbers lying between 100 and 500 that are divisible by that are divisible by 7 but not by 21। बहुत बढ़िया सवाल बनता है ऐसा, ठीक है। PYQ है, ये भी काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नंबर्स मतलब आपको वो सारे, मतलब आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स है 100 और 500 के बीच में जो 7 से भाग होता है बट 21 से भाग नहीं होता। इन इंग्लिश यू आर सपोज टू फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 and 500 that are divisible by 7 but not divisible by 21। ठीक है, आई एम गिविंग यू 90 seconds and also I'm giving you the options। पहला ऑप्शन है 57, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 38 और चौथा ऑप्शन है आपका 39। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो what you can do is I am giving you a hint here। Find all the numbers that are divisible by 7 between 100 and 500 by using the nth term वाला formula, because at the end of the day आपका एक AP बनेगा। And also find total number of numbers that are divisible by 21 between 100 and 500. Subtract this from that, you will get your final answer। Okay, you will get your final answer। ऑप्शन नंबर डी 39, बहुत बढ़िया। EMRS कपराडा इज टेलिंग आंसर 39। एनीवन एल्स विथ एनी आंसर? काफी लोग बोल रहे 39। टुडे देवाड़ा एंड अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग। ये लास्ट लेक्चर आई रिमेम्बर EMRS देवाड़ा वाज रिप्लाइंग, मंगाला, भजन चंदगिरी, ठीक है, धमतारी, जनार्द्यो, कपराडा, देयर आर टू डिफरेंट, अच्छा देयर आर लॉट्स ऑफ कपराडा हियर। ओके, तो आंसर किसी का ए ऑप्शन भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉट ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT एंड अदर, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप फ्यूचर में जब अगर सपोज आपको UPSC देना है या आपको CGL देना है या बैंकिंग देना है, तो एप्टीट्यूड के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आई विल गिव यू बोथ वेज, शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो टू गेट द आंसर विद इन 10 seconds एंड द एक्चुअल प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मेथड नंबर 1। तो देखो सबसे पहले, अच्छा, whenever you are given between, then you don't consider the extreme values। ओके, मैथ्स में लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंग्लिश लैंग्वेज को। बिटवीन whenever you are told, then you will not be considering the extreme values। और अगर मैं बोलता कि the number of numbers lying from 100 to 500, I repeat, if I would have given you the question that the number of numbers lying between from 100 to 500, in that case 100 and 500 would also be included, but here 100 and 500 will not be included। So you just have to determine the very first value after 100 which is divisible by 7। तो 91 होता है 13 7 जर, तो 91 91 98, तो 105 आ जाएगा ना सबसे पहला वैल्यू, या 105 आ जाएगा, उसके बाद 112 और ऐसा चलता रहेगा। और जस्ट 500 से छोटा वैल्यू कौन सा होगा जो 7 से भाग होता है आपका? तो सबसे 449 49 490, आई थिंक 497 होगा ना, 497 होगा, यस। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो क्लियरली आई कैन से दैट माई लास्ट टर्म इज 495, first term is 105 plus I need to find n and common difference is 7। तो 495 में से 105 गया, बचा 093, उसमें 0939, सॉरी 497 है, नहीं, दिस इज 497, वेट 495 कहां से लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, दिस इज 497। ठीक है, तो यहाँ पे 497, हाँ 497 में से 105 गया, बचा 293। ठीक है, और फिर इसको 7 से भाग करके 1 ऐड कर देंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास n कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 57। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि कितने ऐसे नंबर्स है बिटवीन 100 and 500 डेटा डिविजिबल बाय 7, इन दैट केस आंसर विल बी 57। ठीक है, अब नेक्स्ट आप निकाल लो
जो 21 से भाग होता है। तो 21 इंटू 5 इज 105, अगेन फर्स्ट टर्म इज 5, और फिर नेक्स्ट टर्म कितना होगा, इसमें 21 जोड़ दो तो 126, ऐसा करते करते लास्ट टर्म कितना आएगा, 21 इंटू डबल 21 टू 420, 420 480 कुछ आएगा क्या आपका, 483 आना चाहिए, हाँ। तो 483 आ जाएगा लास्ट टर्म। तो 483 इज इक्वल टू प्लस n-1 इंटू 21। इसको जरा सॉल्व करिए। तो 13 माइनस 5 8 7 3 डिवाइड बाई 21 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यहाँ से 21 1 जा 21, 7 7 29 7 16 8 टाइम्स। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 19। तो n मेरे पास कितना आ गया 19। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये 57 और ये 19, सो आंसर आ जाएगा 57 माइनस 19। तो 17 माइनस 9 इज 8, 38। So answer will be 38, my dear. C option is correct. Answer will be 38, not 18 or 39 or 57 or any other number. Answer will be 38. Option number C. ठीक है? Yeah. EMRS Devada has answer given the correct answer 38. Now I will give you a short trick to find the answer for the same question in 10 seconds. सिर्फ 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपका, ठीक है। देखो कैसे, मैं हरा कलर लिया नहीं है ना मैंने, नहीं ये वाला कलर नहीं लिया अभी तक। देखो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा जगह चाहिए भी नहीं। तो आप यहाँ पे लिखिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, आपको कुछ नहीं करना है। 100 और 500 के बीच में कितने नंबर्स है, 100 और 500 के बीच में कितने नंबर्स है, 100 और 500 के बीच में कितने नंबर्स है। तो 100 माइनस 500 माइनस 100, 400 प्लस 1 401। 401 को अगर हम 7 से भाग करते हैं तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, 7 5 जर 35, 35 51, 7 7 जर 59 आ गया ना, ये रहा 57। सो ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली फाइंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं उसको फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या है, टेक the subtraction of the number and add 1, ठीक है। तो there are total 401 numbers between 100 and 500. Simply divide it by 7. The quotient is 57. Forget about whether this is completely divisible by 7 or not. We are not concerned about that. All we want is कि 401 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्वेश्चंट कितना आ रहा है, मेरा आंसर कितना आ रहा है 57। सिमिलरली 401 को भाग कर दो 21 से। तो अगर मैं इसको 21 से भाग करूंगा तो 21 1 जो 21 19, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 19। तो 21 इंटू 19 इज मिनिमम डिविजिबल बाय समथिंग विच इज लेसर देन 401। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर कितना आ गया 38। समझ में आया शॉर्ट ट्रिक? समझ में आया शॉर्ट ट्रिक गाइस? ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक से बताना है उसका आंसर, ठीक है। विद इन आप मुझे चलो 10 सेकंड नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक लगाना बट टेक नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स, ठीक है। आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, you can answer me using short trick. Process you can do it at your home once our class is done, but I want you to apply this short trick in the next same question मैं आपको जो देने जा रहा हूं आपका, ठीक है। So in the short trick what we do, we take the difference of मतलब we actually figure out कि कितने ऐसे नंबर्स है जो 100 और 500 के बीच में है। तो 401 ऐसे नंबर से उसको 7 से भाग किया, क्वेश्चन 57। 401 21 से भाग किया, क्वेश्चन इज 19, डिफरेंस 38 इज द आंसर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंटायर बोर्ड भर गया टू गेट माई आंसर 38, और शॉर्ट ट्रिक में मेरा 2 स्टेप में आंसर आ गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन हियर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। EMRS कपाड़ा इज राइटिंग नो। नो मतलब किस चीज के लिए नो, आई डिडंट गेट यू, थोड़ा सा इलाबोरेट करना पड़ेगा आपको। दिस नो इज मतलब नो मीन्स नो, ठीक है। देयर इज अ मूवी कॉल्ड पिंक, इट्स अ वेरी गुड मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन, अगर नहीं देखा हो तो देखना। उसमें बोलता है मतलब नो मीन्स नो। ठीक है, ओके। मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट यू गाइस टू सॉल्व वन क्वेश्चन यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सो द नंबर्स ऑफ नंबर lying between 100 and 900 that are divisible by
that are divisible by 11 but not divisible by 33। ठीक है, मुझे आपको शॉर्ट ट्रिक से बताना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टेक 20 seconds but tell me the answer and this is a random question I'm giving you, okay? तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, even I have to solve this question to get to let you know the answer, but first I'm giving you 20 to 30 seconds, so you just have to find the total number of numbers lying between 100 and 900 that are divisible by 11 but not by 33। देखो आंसर भी आने लग गया 48 48। so this is the power of short tricks। I am not saying कि हर सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते, नहीं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको प्रोसेस से पहले सॉल्व करवाया है। आई हैव गिवन यू द एक्चुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, मतलब आपके स्कूल के एग्जाम में आता है, देन यू विल हैव टू यूज ऑल द स्टेप्स व्हिच वर वी हैव डन, बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कैन यूज द शॉर्ट ट्रिक टू सेव टाइम। ठीक है, तो आपको भी पता है, पहला हम देख लेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है। तो 100 और 900 का डिफरेंस 800, उसमें एक जोड़ दो 801, 801 को 11 से भाग करो तो 11 7 जार 77, 31, 11 2 जार 22, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 72। आप ये मत सोचना कि ये पूरा भाग हो रहा है कि नहीं, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि दिस 801 इज गेटिंग कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 11 और नो। आपको बस देखना है कि मैक्स टू मैक्स किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 801 को 33 से करूं तो 33 इंटू 2 इज 66, 33 इंटू 2 इज 66, बचा कितना 14, 114, 13, 33 इंटू 4, रुकिए रुकिए रुकिए, 33 को अगर मैं 801 से करूं तो 33 इंटू 2 इज 66 और 4 141, 33 इंटू 4, तो 33 इंटू 4 होगा क्या, 4 3 12, 1 रिमाइंडर, 4 3 12, 13, हाँ हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से मेरे पास आ गया 24। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 72 माइनस 24, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 48। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। सो इन द नियर फ्यूचर इफ यू हैपन टू कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, then you can apply this short trick in competitive exam, whereas if you get the same question in your school exam or in the board exams, then you can use the method also। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं एक दो। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नॉट अ न्यू चैप्टर बट अ न्यू टॉपिक। लिखिए वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, a circle is completely divided, a circle is completely divided, completely divided, a circle is completely divided into n sectors, into n sectors in such a way that, in such a way that, in such a way that, in such a way that the angles of the sectors are in AP, in such a way that the angles of these sectors are in AP, are in AP। ठीक है, full stop। If the smallest of this angle is 8 degree, if the smallest, if the smallest of these angles, of these angles is 8 degree and largest is, and largest is 72 degree, then the angle in the fifth sector is, then the angle in the fifth sector is, fifth sector is मतलब आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ सेक्टर इज। ठीक है, यू आर सपोज टू फाइंड द एंगल जो फिफ्थ सेक्टर में हो आपका। ठीक है, योर ऑप्शंस आर, ऑप्शंस ऊपर लिख देता हूं, 40 35, 42
या डी ऑप्शन 43। तो इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आप यहाँ पे सबसे पहला काम होता है, वेन एवर यू कम अक्रॉस ए वर्ड प्रॉब्लम देन ऑलवेज राइट वट एवर इंफॉर्मेशन यू नो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखो सेक्टर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता सेक्टर, तो आपको पता है जो एक सर्कल है ये, ठीक है। यहाँ अगर सेंटर से मैंने एक पीस ऑफ केक जैसा निकाल लिया या स्लाइस ऑफ पिज्जा निकाल लिया, पिज्जा सबने खाया होगा लाइफ में, तो पिज्जा में से अगर मैं एक स्लाइस निकाल लूं तो डेट इज नथिंग बट ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सो दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सम एन सेक्टर्स, मुझे नहीं पता कितने सारे सेक्टर में डिवाइड किया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, सच दैट द एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स एपी में है, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट एंगल 8 डिग्री है तो मतलब मेरे पास ए है 8 डिग्री, एंड लास्ट लार्जेस्ट 72 डिग्री है, तो लार्जेस्ट 72 डिग्री मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो लास्ट टर्म है या जो मेरा एंड टर्म है वो 72 डिग्री है। व्हाट एल्स वी नो, व्हाट एल्स वी नो। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि इसमें सम ऑफ एंगल्स कितना होगा इस सर्कल का, एस क्या होगा इस सर्कल का? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल्स? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए सर्कल कितना होता है? अरे जब आप सर्कल्स का पूरा एक सम करते हो तो सर्कल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है पूरा एक? बताइए फटाफट। 360, वेरी गुड। तो एस मेरे पास आ जाएगा 360, बस खत्म। आपको तो क्या निकालना है, आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, मतलब आपको A5 निकालना है। तो A5 होता है A+4D। अच्छा, तो ये 4D, तो D कैसे आएगा? तो वो D निकालने के लिए हम लोग, फर्स्ट टर्म तो है, तो वो D हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो D निकालने के लिए या नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा D तो हमें निकालना पड़ेगा, चलो हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, वी कैन अप्लाई द सेकेंड फॉर्मेट जिसमें हमें पता होता है ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब पता होता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर पता हो तो हम ये वाला प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सम कितना है 360 इज इक्वल टू n निकालना है, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ से आ जाएगा 40, ये 0 0 गया तो n कितना आ गया मेरा 9। तो मतलब ऐसे टोटल 9 सेक्टर्स में क्या किया, इसको डिवाइड किया है आपका, ठीक है। और आपको वो फिफ्थ सेक्टर वाला वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आप ये कर लो, आप एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा के डी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से में हम डी निकाल लेते हैं, तो एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। तो मेरा लास्ट टर्म कितना है 72, फर्स्ट टर्म 8 है और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो यहाँ से मेरे पास डी कितना आ जाएगा आपका 8, ठीक है। और अगर मेरे पास डी 8 आ गया तो यहाँ पे हम फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं, तो 8+4 इंटू 8, तो 8 4 जा 32, 32 + 8 40 डिग्री, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थैंक यू फॉर द रिप्लाई। तो देखो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी ए टाइम्स इन योर स्कूल एग्जाम्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला देख लिया, एंड हमने यहाँ पे एन टर्म का भी फॉर्मूला देख लिया आपका, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर द रिप्लाई। So this lectures become quite interactive if you keep communicating with me. Okay, communication is not like कि आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया तो आपको मुझे आंसर बताना ही है। You can share your answers, you can share your queries, at least we can talk कि हाँ सर डन, समझ में आ गया, you can reply me with a thumbs up। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करता है, ठीक है। तो सबको समझ में आया कि आंसर कैसे 40 आया, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में बहुत आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म गिवन था, लास्ट टर्म गिवन था, और सम हमें पता है किसी भी सर्कल का सम ऑफ एंगल होता है 360 डिग्री, मतलब पूरा एक सर्कल 360 डिग्री बनता है आपका। तो हमने एस एन वाला फॉर्मूला से सबसे पहले एन निकाल लिया, ठीक है। और फिर हमने इस n इक्वल टू 9 की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस n इक्वल टू 9, वी फाउंड द वैल्यू ऑफ d, एंड अल्टीमेटली d निकाल के वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ द फिफ्थ टर्म। व्हाई फिफ्थ टर्म? because we are supposed to find the angle which is being made in the fifth sector, and fifth sector मतलब यहाँ पे कौन सा वाला टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म, ठीक है। सो आंसर इज 40 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चंस का लेवल हल्का अच्छा होगा, ठीक है, बिकॉज सेकेंड डे जनरली हम लोग लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं अपने क्वेश्चंस का, वरना फिर आप लोग सीखोगे कैसे, राइट।
चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ए मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेप्थ, कर्जा, ठीक है। ए मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेप्थ ऑफ रुपीज 3600 बाई 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 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 40 annual installments which are in AP, which are in AP. Now that is something you don't have to worry about कि क्वेश्चन में हमें AP लगाना है या GP लगाना है, क्या वो क्वेश्चन में that will be mentioned, ठीक है, which are in AP. When 30 of the installments are paid, when 30 of the when 30 of the installments are paid, when 30 of the installments are paid, when 30 of the installments are paid, he dies leaving, he dies leaving one third, leaving one third, he dies leaving one third of debt unpaid, of debt unpaid, full stop. Find the eighth installment, find the eighth installment, मतलब eighth term निकालना है, find the eighth installment, find the eighth installment, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, वन थर्ड, ठीक है, दिस इज योर वन थर्ड। फाइंड द एट्थ इंस्टॉलमेंट, 65, 90, 60 या फिर 75, ओके। सो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इफ एनीवन हियर इज फेसिंग एनी इशू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, so a man arranges to pay off a debt of rupees 3600 by 40 annual installments which are in AP. Installments जो वो किस्त भर रहा है वो AP में है। When 30 of the installments are paid, he leaves one third of the debt unpaid. मतलब वन थर्ड कितना होगा 3600 का, 1200, तो 1200 उसने दिया नहीं, मतलब बाकी कितना 2400 रुपया वो पे कर चुका है। तो आपको 8वां इंस्टॉलमेंट बताना है कि 8th इंस्टॉलमेंट उसने कितना रुपया पे किया होगा, ठीक है। 65 रुपया, 90, 60 या 75। So take your time and let me know the answer. तो आपको बेसिकली एट्थ टर्म निकालना है। तो एट्थ टर्म निकालना मतलब आपको A8 निकालना है। तो A प्लस 7D, तो किसी तरह आपको फिगर आउट करना है कि कैसे मेरा फर्स्ट टर्म निकलेगा और कैसे मेरा D निकलेगा, ठीक है। ये दो निकालना आपका मेन मोटिव है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो टोटल 3600 रुपया का जो सम है वो 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में अगर वो दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या हो पाता है आपका, ठीक है। 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सम कितना है 3600 और 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वो पे कर रहा है, ठीक है। 2A प्लस 39D, ना हमें D पता है ना A पता है, तो यहाँ से 20 और यहाँ से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 180। तो 180 इज इक्वल टू 2A प्लस 39D। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जब उसने 30 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था, ही डाइज लिविंग वन थर्ड ऑफ द डेप्थ अनपेड। तो मतलब 30 इंस्टॉलमेंट जब उसने दे दिया और वन थर्ड अगर अनपेड है तो पे कितना कर दिया होगा। तो 3600 में से वन थर्ड मतलब 1200 गया, तो पे कितना कर दिया 2400। तो ये फॉर्मूला अगर हम दोबारा लगाएं तो 2400 इज द सम बट नंबर ऑफ टर्म्स इज 30/2 इंटू 2A प्लस 29D। बस यहां से भी आपका इक्वेशन आ गया। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से कितना 80, तो ये बन गया 160 इज इक्वल टू 2A प्लस 29D। सो ऑल यू हैव टू सिंपली डू इज सॉल्व बोथ द इक्वेशन, solve both the equation number 1 and 2 and let me know the value of A and D, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ तो इजी है, आई थिंक दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 20 बराबर आ जाएगा मेरे पास 10D,
तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 2a और 2a तो कट जाएगा। 180 माइनस 160 इज 20 एंड 39d माइनस 29d इज 10d। तो यहाँ से मेरे पास d कितना आ गया 2, और d अगर मेरे पास 2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 160 बराबर 2a प्लस 29 का डबल 58। तो 160 में से 58 गया 102, और यहाँ से 102 मतलब 51। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 51 आएगा ना, 51 आ जाएगा। बस यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 51 प्लस 7 इंटू डी, और डी कितना आया था 2। तो 51 प्लस 14 ये कितना आ जाएगा 65। तो जो उसने 8 इंस्टॉलमेंट पे किया होगा वो कितना रुपया पे किया होगा 65। तो ये सवाल कम से कम 4 नंबर का बनता है गाइस। तो डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, 11th के पेपर में। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आप सम ऑफ n टर्म्स भी यू आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, यू आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो इससे बढ़िया क्वेश्चन और क्या होगा एग्जामिनर के पास बनाने के लिए, राइट, व्हेन इट कम्स टू योर स्कूल एग्जाम। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली यूज्ड द सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला 2 बार, दोनों को सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना जो आप स्कूल में भी सॉल्व करते ही थे। तो यहाँ से ए और डी मेरे पास आ गया 51 एंड 2, और अल्टीमेटली वी आर सपोज टू फाइंड द 8th इंस्टॉलमेंट, मतलब 8th टर्म। तो आंसर कितना आ गया 65। ठीक है, अंडरस्टूड? एटलीस्ट गिव मी ए थम्स अप गाइस, एटलीस्ट गिव मी ए कि सर यस अंडरस्टूड, वी कैन मूव अहेड। अच्छे से दोबारा एक बार इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, आसानी है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर द रिप्लाई गुरु भाई। ओके, आगे बढ़े। तो देखो हम लोग बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, और एपी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा लैंग्वेज में ही कैन प्ले विथ यू, आप लैंग्वेज को समझ लो हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, विच टर्म विच टर्म ऑफ द एपी विच टर्म ऑफ द एपी 19 कॉमा 18.5 कॉमा 17 2/5 is the first negative term, is the first negative term. Now this question is a bit tricky question. वो पूछ रहा है कि जैसे एक एपी है 19 18.5 फिर 17 2/5, इस तरह से कोई अगर एक एपी है तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होते 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 जीरो होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा शायद। तो वो कौन सा वाला टर्म होगा जिससे ये सबसे पहला नेगेटिव वैल्यू लेगा? ठीक है, तो वो आपको फाइंड करना है। क्या वो 24वां टर्म होगा, क्या वो 25वां टर्म होगा, क्या वो 26 वाला टर्म होगा, क्या वो 23 वाला टर्म होगा आपका? ठीक है, sorry, this is not 18.5. Please guys, there is a small correction here. This is not 18.5, this is 18 1/5. ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। दिस इज 18 1/5 विच इज नथिंग बट 91/5। 17 2/5 is nothing but 87/5। ठीक है, दिस इज a mixed fraction which can easily be converted to fraction। हाँ, 18 1/5 को आप 18.2 लिख सकते हो, मैंने गलती से 18.5 लिख दिया था। ठीक है, तो ये जो एपी है इसमें कौन सा वाला टर्म ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा आपका? तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? मतलब आपको देखो, नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो भी मेरा टर्म होगा, जो भी इसका टर्म होगा नेगेटिव वाला, उसका वैल्यू लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमें पता है। तो सबसे पहले हमें ए पता है 19। अच्छा, मेरे को डी कितना आ जाएगा 18.2 माइनस 19। हाँ, 18.2 माइनस 19 इज हाउ मच, माइनस 0.8, राइट। 18.2 माइनस 19 इज माइनस का 0.8।
8। अब हमें निकालना है नेगेटिव वाला, तो हमें पता है कि Tn जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मेरे पास Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा मेरा लेस देन 0। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है 19 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी कितना है मेरे पास माइनस का 0.8 लेस देन 0, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करते रहो बस। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 19 माइनस का 0.8 टाइम्स ऑफ एन माइनस माइनस प्लस 0.8 लेस देन 0, ठीक है। सो दिस विल गिव मी 19.8 लेस देन 0.8 टाइम्स ऑफ एन। तो यहाँ से मेरे पास एन आ जाएगा ग्रेटर देन 19.8 बाई 0.8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 198 बाई 8। सो 198 को अगर मैं 8 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा, देखना जरा। 8 टू जर 16, 38, 8 4 जर 32, 6.0, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 660, तो 8 7 जर 56। तो यहाँ से मेरे पास n कितना आ गया, ग्रेटर देन 24.7। सो विच इज द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन, नॉट 24 गाइज, आंसर 25 आएगा, क्योंकि आपको वो नंबर चाहिए जो 24.7 से बड़ा हो। तो 24.7 से जस्ट नेक्स्ट कौन सा नेचुरल नंबर बड़ा है, तो 25 आएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इधर करेक्शन है, आंसर इज नॉट 24, आंसर इज 25 गाइस, आंसर इज 25। why answer is 25? Because we can clearly see that the inequality says that n should be greater than 24.7। तो 24.7 तो ऐसा कोई मतलब नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो 24.7 से जस्ट बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है, 25। तो आंसर 25 आ जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी लोगों ने भी आंसर दिया है, बस थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, आंसर इज नॉट 24 और 23, इज 25, ओके। सो स्टिल आई वांट यू गाइस टू आंसर, चाहे गलत हो या मिस्टेक हो, और सॉरी गलत या हो या सही हो, वो मैटर नहीं करता। हाँ आप ट्राई कर रहे हो, हाँ नाउ एटलीस्ट यू विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक इफ यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता लग गया कि आपने क्या गलती किया है, सो डेट आप उसको रिपीट ना करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, इसको फटाफट नोट कर लो जिसने भी नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट लिखो जीपी, फटाफट जीपी स्टार्ट कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लिखे सब हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि जो आप सीरीज लिखोगे, वो सीरीज कुछ इस तरीके का होगा कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिवीजन करोगे तो उसका कॉमन रेशियो सेम आएगा, ठीक है। तो कोई डेफिनेशन लिखने का कोई नीड नहीं है यहाँ पे, मतलब जैसे एग्जांपल 2 4 8 16 32 64 128 और ऐसा चलता रहेगा आपका। वाई वी आर कॉलिंग इट इज जीपी, क्योंकि अगर आप 4 को 2 से भाग करोगे तो यू विल गेट 2, आप 8 को 4 से भाग करोगे यू विल गेट 2, आप 16 को 8 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 2, आप 32 को 16 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 2। सो एवरी टाइम व्हेन यू डिवाइड द सेकंड विथ फर्स्ट, थर्ड विथ सेकंड, यू नो, फोर्थ विथ थर्ड एंड सब्सिक्वेंटली ऐसा चलता रहेगा। तो अगर आपका कॉमन रेशियो अगर सेम आता रहेगा, सर पिछले वाला दिक्कत दिखाना लास्ट में, श्योर श्योर नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है।
फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया हो तो डन लिख देना फैंटम। इफ यू आर डन देन प्लीज लेट मी नो। ओके, गुरु भाई इज राइटिंग ओके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ऐसे सीरीज जिसमें कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिवीजन सेम होता हो, तो उसी टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। और इस रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ठीक है, वी कॉल इट एज कॉमन रेशियो। तो इसका भी जनरल टर्म वगैरह सब लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जनरल टर्म, यहाँ पे लिखिए जनरल टर्म। ठीक है, समझ में तो आ गया आपको। एक और एग्जांपल चाहिए तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे मैंने दे दिया 3, फिर मैंने दे दिया 6। तो 6 को 3 से भाग किया, नहीं कुछ और नंबर लेते हैं वरना आप सोचोगे सब में कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। लेट्स टेक सम अदर नंबर। जैसे मैंने ले लिया 3, उसके बाद मैंने ले लिया सपोज 9। तो 3 को 9 से भाग कर, 9 को 3 से भाग करने पे वी आर गेटिंग 3। सो नेक्स्ट नंबर शुड बी 27, नेक्स्ट नंबर शुड बी 81। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो जनरल टर्म में क्या होगा, जैसे पहला टर्म है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब। तो ऐसा चलते चलते ये आ जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो इसका जो लास्ट टर्म या nth टर्म होगा, लास्ट टर्म या फिर जो nth टर्म होगा, ठीक है, nth टर्म होगा टी एन, वो हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एन टर्म या लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। जहां पे आप लिख सकते हो ए इज योर फर्स्ट टर्म, वैसे तो आपको पता ही है। आर इज योर कॉमन रेशियो, आर इज योर कॉमन रेशियो, एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन इज योर नंबर ऑफ टर्म्स। यहां तक नोट कर लीजिए, a into r to the power n minus वन। so this is the formula to find the last term or the end term। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया फाइंड, फाइंड द लास्ट टर्म of the series, of the series 7, 14, 28, 56 consisting of, consisting of, consisting of 50 terms, consisting of 50 terms। नहीं 50 टर्म्स तो ज्यादा हो जाएगा, रुकिए। कंसिस्टिंग ऑफ ऐसा लिख लीजिए, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म्स, कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, तो सीरीज का पहला टर्म क्या है, तो सीरीज का पहला टर्म लिख लो। ऐसे सिंपल सा एग्जांपल है, पहला टर्म है 7, तो आपको निकालना है कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म्स, तो लास्ट टर्म निकालना है। तो टी एन इज इक्वल टू या टी टेन इज इक्वल टू 7 इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना होगा, कॉमन रेशियो कितना होगा 2 की पावर n माइनस वन, तो यहाँ से आ जाएगा 9। तो 7 इंटू 512, बिकॉज 2 की पावर 9 512 होता है, तो इसका जो भी आंसर आएगा 500 का 7 गुना 3500 और 12 का 7 गुना 84, तो 3584 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि एक सीरीज देके नंबर ऑफ टर्म्स देके आपसे लास्ट टर्म पूछ लिया आपका। ठीक है, अब हम लोग इसका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला विच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट n term is a into r to the power n minus 1। and why I am putting more effort here, because this is something which is completely new for you। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो फिर भी आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट दिस इज समथिंग विच यू इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो ये होता है r to the power n minus 1 upon r minus 1 where r is greater than 1 and Sn is equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r when r is less than 1। ठीक है, ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 का चक्कर पता चला। r ग्रेटर देन 1 मतलब अगर एक इंक्रीजिंग सीरीज हुआ, अगर कोई सीरीज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा देना। अगर किसी कोई डिक्रीजिंग सीरीज है तो ऑब्वियस सा बात है उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा, तो उसमें फिर आप बस इसको स्विच कर देना आपका। ठीक है,
तो जनरली आपने ये ऊपर वाला फॉर्मूला अगर पढ़ा भी होगा स्कूल में, तो मैक्सिमम स्कूल ऊपर वाला फॉर्मूला बताते हैं, नीचे वाला भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आर लेस देन 1 हुआ तो फिर फॉर्मूला में आपको चेंज करना पड़ जाएगा आपका, ठीक है। चलो उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है विच इज एक्चुअली in AP we learned n term, we in AP we also learned sum of n terms, but in this GP there is one more sum of n terms वाला फॉर्मूला, not sum of n terms, sum of infinite terms। मतलब अगर कोई सीरीज है जो डिक्रीज होते 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 इनफाइनाइटली मतलब बहुत छोटा हो गया, तो उसमें हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा के आंसर बता सकते हो। तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होगा आपका एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी छोटा सा फॉर्मूला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, a upon 1 minus r। So this first two properties is to find the sum of n terms। मतलब यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे जो लिमिटेड होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि r शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर r, रुको रुको 0 लिखते रहो आप लोग, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। दिस शुड बी बिटवीन -1 एंड 1, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो लिख लेते हैं, देन वी विल जंप इनटू सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये प्लीज लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? Can we move ahead with the next part? Some important properties. आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर कोई तीन टर्म्स अगर जीपी में है, तो आई कैन से कि b by a is equal to c by b. Why? Because the common ratio of b by a and the common ratio of c by b will be equal, which means b square is equal to ac, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी जीपी सीरीज का कोई भी टर्म उठा लो, वो उसका स्क्वायर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32। लेट सपोज आपने यहां से उठा लिया इस 8 को, ठीक है, सॉरी, लेट सपोज आपने यहां से उठा लिया इस 8 को, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। आप देख सकते हो चाहे तो 8 का स्क्वायर 64, 4 इंटू 16 इज 64, ठीक है। किसी को भी उठा लो आप 4 को उठा लो, 4 का स्क्वायर 16, 2 और 8 का गुणा कितना होता है 16, ठीक है। तो ये चीज याद में रखना। सेकेंड, अगर आपको कभी भी तीन टर्म अगर जीपी में अज्यूम करना हो तो लिख लीजिए 3 टर्म्स इन जीपी। ये सारे प्रॉपर्टीज वी हैव आल्सो सीन इन एपी आल्सो, सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल हियर, बट ओनली द फॉर्मेट्स एंड द प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। वहां पे भी हमने 3 टर्म्स ऑफ एपी अज्यूम किया था कुछ, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म्स इन जीपी अगर आपको लेना हो तो आप बोलोगे ए बाई आर, बोलोगे आप ए बाई आर ए कोमा ए आर, ठीक है, ए बाई आर ए कोमा ए आर। अगर 4 टर्म्स इन जीपी लेना हो, 4 टर्म्स इन जीपी अगर आपको लेना हो तो आप लेना ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यूब, ठीक है। और अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 टर्म्स तक आपको ध्यान में रखना है, 5 टर्म्स
5 टर्म्स इन जीपी अगर आपको लेना हो तो आप ले लेना। 5 टर्म्स अगर लेना हो तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर, कोमा ए बाई आर, कोमा ए आर, कोमा ए आर स्क्वायर। ठीक है, यू आर इफ यू आर सपोज टू टेक 5 टर्म्स इन जीपी तो आप ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए कोमा ए आर और ए आर स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगर हो गया वो लिखना तो आप लोग डन लिख सकते हो कि सर डन राइटिंग, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। प्लीज डोंट लीव दिस class because we will be doing some questions, at least stay till 4:30। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Please don't leave the class. I can see earlier there were 26 to 28 participants, now it is 18। Why? Please don't leave the lecture, we are only getting merely 1 to 2 lecture per week। ठीक है, so please इसको अच्छे से यूज करो, 1.5 घंटा तो एटलीस्ट बैठो। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। The third term of GP is 4। The third term, the third term of GP is 4, then the product of first 5 terms of GP, then the product of, then the product of, then the product of first 5 terms, first 5 terms of GP। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था आईआईटी जेई में 1982 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। वी नन ऑफ अस वेर बोर्न हियर व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। आई डोंट बिलीव कि यहाँ पे कोई भी ऐसा है, चाहे मुझे इंक्लूड कर लो या आपको, हम लोगों का उस टाइम जन्म हुआ था आपका। ठीक है, आई वाज बोर्न आई थिंक 1994, सो 1982 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, बट कुछ नहीं, हमें तो जो कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, 5 टर्म्स इन जीपी, तो अभी मैंने बताया था 5 टर्म्स इन जीपी क्या लेंगे, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए और ए आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बाई आर, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि मेरा जो 5th टर्म है, और सॉरी 3rd टर्म है, वो है 4। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये मेरा 3rd टर्म है, दिस इज माई 3rd टर्म, और 3rd टर्म उसने कितना दे दिया, 4। नाउ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो प्रोडक्ट अगर मैं इसका करता हूं तो देखो, आप लोग ये दिमाग में ला रहे होंगे अभी कि सर हम लोग ऐसे ही क्यों एज्यूम कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ऐसे भी तो ले सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, लेकिन इस ऐसा लेने में आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे करने पे आपका क्या फायदा होता है, याद करो एपी में मैं आपको बताया था कि हम जब 3 टर्म्स इन एपी अज्यूम कर रहे थे, when we were assuming 3 terms in AP, we were taking a minus d, a and a plus d। Why? Because on adding all the 3 terms, d gets cancelled। Same here, if I multiply this 3, my r will get cancelled। If I multiply this 4, my r wala term will get cancelled। If I multiply this 5, my r wala term will get cancelled। That's why we assume in this format, so that our calculation becomes less complex and calculative। ठीक है, तो सबका प्रोडक्ट कर देंगे तो r r r और r कट जाएगा, a कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स, और a का वैल्यू है 4 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का दिमाग में रखना, हमेशा आंसर कितना होता है, 1024। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये मत सोचना कि आईआईटी का है या किसका है, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया 5 टर्म्स का यूज कैसे हमने किया यहाँ पे, और क्यों हमने
5 टर्म्स a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a और ए आर स्क्वायर लिया, क्योंकि ऐसा लेने पे आपको देखो कितना इजी हो गया, आपका प्रोडक्ट करते ही आर वाला टर्म ही गायब हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ इजी इजी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, आई थिंक सिंपल था। ठीक है, इसको तो दोबारा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस सीरीज 2 की पावर 1/4 डॉट 4 की पावर 1/16 डॉट 8 की पावर 1/48 डॉट 16 की पावर 1/128 डॉट, और ये चल रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ये चल रहा है इनफाइनाइट तक, ये चल रहा है आपका इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं आपको, हाफ, 1/√2, √2 या 1। ठीक है, आपको इसका प्रोडक्ट का वैल्यू बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1/48 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1/28, ऐसा चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब ये सीरीज ना एपी है ना जीपी है, कुछ भी नहीं है ये, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो आप लोगों को पता है एक प्रॉपर्टी जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, व्हेन वी वर इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, कि किसी भी अगर प्रोडक्ट अगर किसी भी नंबर का सेम हो, मल्टीप्लाई में हो और प्रोडक्ट का बेस अगर सेम हो, तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, कोई लिखेगा चैट पे, पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो बेस भी सेम नहीं है, सारा बेस अलग अलग है। लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि इन सबको सेम बनाया जा सकता है। सिंपल एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉज एंड एक्सपोनेंट्स का चैप्टर का क्वेश्चन मान सकते हो आप। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 1/16, ये आ जाएगा 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4, 128 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा 32, और ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने रेड्यूस कर दिया। जब आप इसको 2 का स्क्वायर लिखोगे तो पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, so 2 into 1/16, 1/8, 8 can be written as 2 का क्यूब, this cube 3 will get multiplied by 1/48, तो आ जाएगा 1/16, 16 2 की पावर 4 होता है, 4 अगर 1/28 से 1/28 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/32 दे देगा। अब आपका बेस सेम हुआ तो पावर्स को आप ऐड कर दो। ठीक है, पावर्स को आप ऐड कर दो। अब आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा सीरीज बन गया, जो मेरा न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, और सॉरी जो पावर में बैठा हुआ है, वो कौन सा सीरीज बन गया एक। अगर मैं इसको साइड में लिखूं तो कोई बताएगा ये कौन सा सीरीज बन गया? अब ये आपके पास एक कौन सा सीरीज बन गया, कोई बताएगा ये नीचे वाला कौन सा सीरीज बन गया? अब इतना तो बता ही सकते हो, 1/4, 1/8, 1/16, ये कौन सा सीरीज है? जीपी सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन रेशियो सेम है। देखो ना, 1/8 को 1/4 से भाग करो, कॉमन रेशियो कितना आएगा? If you divide 1/8 with 1/4, common ratio is half. If you divide 1/16 with 1/8, common ratio is half. If you divide 1/32 with 1/16, common ratio is half. And your first term is 1/4. Sum of infinite terms, a upon 1 minus r. Question खत्म। half upon first term कितना है? Sorry, first term is 4. Wait, 1/4 upon 1 minus half. इसको जरा सॉल्व करना, तो मेरे पास s कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 2, तो हाफ, तो 2 ऊपर चला गया तो यहाँ आ जाएगा 1/2। सो इज द आंसर 1/2 और समथिंग एल्स? हमने अभी सिर्फ न्यूमरेटर पावर का फाइंड किया है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर हाफ, तो ये गलती मत कर देना, ये आ जाएगा √2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने जीपी स्टार्ट किया ही है और डायरेक्टली इतना अच्छा सवाल दे दिया, बट बिलीव मी गाइस, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बिल्कुल स्कूल लेवल का कंसेप्ट लगाया है हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। सबसे पहले हमने बेस सेम किया पावर में चढ़ा के, फिर मैंने देखा कि सब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो गया। जैसे मैंने पावर्स को ऐड किया, आई फाउंड आउट कि दिस इज नथिंग बट एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज, तो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया।
बिलीव मी गाइस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी जेईई 2020। आप सोच सकते हो इतना इजी क्वेश्चन आया था आईआईटी के 2020 के पेपर में। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आया? किसी को भी दोबारा समझना है तो मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बट एक एक स्टेप मैंने लिख के दिखा दिया आपको कि कैसे इसको हमने सॉल्व किया आपका। ठीक है, तो ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन नहीं था, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। बताइए, किसी को समझ में नहीं आया है? समझ में आया है तो यू कैन गिव मी अ थम्स अप। अच्छा सवाल है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, स्कूल के लेवल का क्वेश्चन है ये, जो हम बचपन में पढ़ते थे 9th-10th में। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, हम क्या पढ़ते थे उसमें? 4-5 प्रॉपर्टी होता था कि किसी भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। कोई भी अगर डिवीजन में है, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी तो लगाया, और एट दी एंड हमने इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तो सबसे इजी है, ए अपॉन 1 - r, खत्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/4। कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब मुझे बताओ, आईआईटी में अगर ये क्वेश्चन आता तो आप नहीं कर पाते? आज के इस लेक्चर के बिहाफ पे ही आप, आज के लेक्चर के बिहाफ पे ही आप आईआईटी का क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं एक दो। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग और थोड़ा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रो हो जाए इसमें। नाउ आई विल बी गिविंग यू ए क्वेश्चन which is based on the properties which we have just learned, nth term and sum of n term. ठीक है, find the gp, find the gp, find the gp if the common ratio of gp is 3, if the common ratio, if the common ratio of gp is 3, nth term, nth term is, nth term, nth term is 486, 486, and sum of first n terms is, and sum of first n terms is 728। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट सम फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, बट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। ठीक है, सो व्हाट ऑल थिंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या क्या चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। सो फर्स्ट कॉमन रेशियो इज गिवन, सो आर इज गिवन 3, nth term tn is given 486, and sum of n terms sn is given 728। तो आपको वो जीपी बताना है, मतलब आपको सीरीज बताना है कि क्या, कौन सा सीरीज आएगा, पहला टर्म, नेक्स्ट टर्म, 3-4 टर्म लिख के दिखा देना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? सबसे पहले n टर्म वाला फॉर्मूला अगर लगाएं, n टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर टू द पावर n-1। सो nth टर्म इज 486 इक्वल टू a इंटू 3 की पावर n-1। हमें n नहीं पता ना कितना है, हाँ नहीं पता। फिर ऑन द अदर हैंड इफ विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ Sn, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। तो फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स जो कि कितना है 728 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, कॉमन रेशियो हमें पता है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 - 1 is 2, 2 उधर चला गया तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 8 2 16, 1 रिमाइंडर, 2 2 4 5, 7 2 14 इक्वल टू a इंटू 3 टू द पावर n-1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर मैं इस इन दोनों को डिवाइड कर दूं, देखो अच्छा सवाल है ये भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया है इसमें। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दूं, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है, इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 विथ 1, इफ आई डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 विथ 1, अच्छा 1456 अगर 486 से डिवाइड होगा तो डायरेक्टली ये होगा कि 486 इंटू 3, तो 6 3 18, 1 रिमाइंडर 25, 2 रिमाइंडर 4 3 12, 13 14, हाँ, तो 145 6 3 18, 486, 486 ही है क्या? 728,
486, 728, तो 486 को 3 6 3 18, 1 रिमाइंडर। नहीं 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 नहीं, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है ना। तो 1456 को 486 से अगर भाग करेंगे तो अगर मैं उसको 2 से कैंसिल करूं तो 728, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करूं तो 243। ठीक है, फिर और कैंसिल होगा कि 7 9 10 17, 729। चलो इसको अगर हम लोग ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n, और इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल गिव मी 728 243 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला गया, 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। तो यहाँ से आ जाएगा 728 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये कैंसिल भी तो नहीं हो रहा है, 10 17, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, 3 3 9, 4 3 12, 1 रिमाइंडर, 3 2 6 7। तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर n-1 बाय 3 की पावर n। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 3 की पावर n को, अगर मैं 3 की पावर n को 729 ले लूँ, तो 729 -1 728 बैठा हुआ है यहाँ पे, ये सब ट्रिक लगाना पड़ेगा एग्जाम में आपको। तो 729 को हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब, 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं या 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 3 की पावर n आ गया 3 की पावर 6, तो n कितना आ गया मेरे पास 6। ठीक है, अगर मेरे पास n 6 आ गया तब तो फिर मेरे पास फर्स्ट टर्म आ ही जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ये रहा, कहाँ गया मेरा सबसे इजी वाला इक्वेशन, कौन सा था, ये वाला। यहाँ पे हम n का वैल्यू को 6 पुट कर सकते हैं टू गेट आवर a। ठीक है, तो वहां से इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। अच्छा सवाल था ये, 486 इक्वल टू ए कितना है मेरा, ए निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू 3 की पावर 6, 6 मतलब 5। ठीक है, तो 3 की पावर 5 जितना भी होता है वो देख लेना आप। ठीक है, 3 की पावर 5 कितना होता है, 81 इंटू 9 729। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रहा है मुझे। हाँ, 9 का क्यूब 981, 79729, ठीक है। तो 3 की पावर 3, अच्छा सॉरी 3 3 9 होगा ना, 3 का स्क्वायर, नहीं नहीं 3 का स्क्वायर 6। तो n का वैल्यू 6 आ गया, n का वैल्यू अगर 6 आ गया तो 3 की पावर 5, तो a का वैल्यू आ गया 486/729। ठीक है, कैलकुलेशन का लॉजिक समझ गए ना आप, विच इज सफिशियंट आई थिंक। ठीक है, इसको नोट कर लो, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए क्वेश्चन करने का, और कैसे कैसे वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हाउ वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ Tn, how we have used the property of Sn, that is important, and calculation part is also a tricky here। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो फटाफट नोट करो इससे, इसको घर पे करना दोबारा रिपीट। मैंने शायद अगर कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इसको रिपीट में डाल दो, इसको दोबारा घर पे ट्राई करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल करते हैं आज का। अच्छा ये खत्म हो गया। इफ x, 2x plus 2 and 3x plus 3 are in GP, find fourth term, find fourth term, find fourth term, find fourth term, find fourth term। अगर x 2x plus 2 and 3x plus 3 अगर GP में है तो आपको फोर्थ टर्म बताना है। फोर्थ टर्म क्या आएगा आपका, तो हमें पता है कि अगर ये तीनों टर्म जीपी में है तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी में लिखवाया था। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस 2 2 4 2 8x इक्वल टू 3x² प्लस 3x। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3x² इधर आ गया x², 8x में से 3x गया 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर बताओ जिसको ऐड करके 5 आ जाए और गुणा करके 4 आ जाए, तो 4 और 1, तो इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4
और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x+4, विच अल्टीमेटली विल गिव मी x+4 इंटू x+1। ठीक है, यहाँ पे मतलब मान लो 1 कॉमन लिया तो यहाँ से x आ गया -4 और x आ गया -1। आपको क्या निकालना है? फाइंड द फोर्थ टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया? अगर केस नंबर 1 जब x अगर -4 हो तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया -4, सेकेंड टर्म आ जाएगा -4 इंटू 2 इज -8 प्लस 2 इज -6, फिर मेरे पास आ जाएगा -4 इंटू 12 -12 -12 प्लस 3 इज -9। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। अगर मैं -4 को -6 के साथ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/2, यहाँ से भी 3/2 आएगा। तो 2/3 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 6 15 आना चाहिए ना नेक्स्ट टर्म। चेक कर लेना तो कितना आएगा नेक्स्ट टर्म, 15 आना चाहिए शायद। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -15, क्योंकि जब हम 15 को 9 से भाग करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/3, नहीं 3/2 चाहिए ना मुझे, नहीं 12/9 आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, इसको अगर हम 3/2 से कर रहे हैं, इसको भी 3/2 से कर रहे हैं तो इसको भी 3/2 से करेंगे ना। तो सॉरी, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 3/2 से होगा ये ना मल्टीप्लाई। तो अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट वी विल गेट, -9 इंटू 3/2, तो यहाँ आ जाएगा -27/2। ठीक है, तो -27/2 आ जाएगा ना, तभी तो -27/2 को अगर 9 से भाग करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, सो माई फोर्थ टर्म विल बी -27/2, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, और अगर केस नंबर 2 लेंगे तो अलग आंसर आएगा। अगर आप केस नंबर 2 लोगे, क्योंकि आपके पास दो वैल्यू आ गया ना, केस नंबर 2 में आप इस बार x को -1 रख लो, तो x को -1 रखेंगे तो -1, -2 + 2 0, उसके बाद -1 रखेंगे यहाँ पे तो -1, तो ये भी 0। अच्छा, x इक्वल टू -1 को फिर हम इग्नोर कर देंगे, x इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू -1 पे पॉसिबल नहीं होगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 को आप डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, सिर्फ यही एक्सेप्टेबल आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज तो हमने जीपी पे अच्छे क्वेश्चंस भी देखे हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चन भी देखा हमने। बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज प्रैक्टिस गाइस। ठीक है, प्रैक्टिस, आई विल सेंड यू डीपीपीज ऑल्सो। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे डीपीपी सेंड करूंगा और मैंने लास्ट टाइम किया भी था, तो प्लीज उनको प्रैक्टिस करना एंड वट एवर मटेरियल यू हैव उनको भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो आपका। ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।